अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी, और इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी के बड़े ज़राए। स्टूडेंट्स, इसका कुछ हिस्सा हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और बकिया हिस्सा जो है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बड़े ज़राए। इससे पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके मुख्तलिफ इक़साम के बारे में भी पढ़ चुके हैं और उनकी बाहमी तब्दीली के बारे में भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने हमारे पिछले लेक्चर में एनर्जी के ज़राए के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नाकाबिले तजदीद ज़राए पढ़े थे। चलें उसको भी एक नज़र देखते हैं। एनर्जी के ज़राए के दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, नाकाबिले तजदीद ज़राए और काबिले तजदीद ज़राए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। नाकाबिले तजदीद ज़राए वो हैं जिनका इस्तेमाल एक हद तक हो सकता है, यानी कि अगर हम मुसलसल इस्तेमाल करते रहें और एक वक़्त के बाद ख़तरा है कि वो ख़त्म हो सकते हैं, यानी कि वो हमेशा के लिए नहीं हैं। और दूसरी तरफ काबिले तजदीद ज़राए कौन से हैं? ये वो ज़राए हैं जिनको हम मुसलसल और हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी तजदीद नहीं हो सकती, जबकि इनकी तजदीद हो सकती है। हम इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नाकाबिले तजदीद ज़राए वो ज़राए हैं जब वो ख़त्म हो जाएं तो दोबारा इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारे पास नाकाबिले तजदीद ज़राए में से कौन कौन से ज़राए हैं। इसमें हमारे पास दो ज़राए हैं। एक को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल्स। स्टूडेंट्स, नाकाबिले तजदीद के ज़राए के बारे में हम हमारे पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स में हम अक्सर गैस, तेल और कोयले को शामिल करते हैं और उनके इस्तेमाल को हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम की पैलेट्स को इस्तेमाल करते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की सूरत में हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास काबिले तजदीद जो ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं। जी तो स्टूडेंट्स, काबिले तजदीद ज़राए में सबसे पहले हमारे पास है पानी से एनर्जी, उसके बाद सूरज से एनर्जी, उसके बाद विंड से एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और बायोमास एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास काबिले तजदीद ज़राए हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। पानी से, सूरज से, विंड से, जियोथर्मल और बायोमास एनर्जी। यहाँ पे स्टूडेंट्स, सूरज से दो तरह से एनर्जी हासिल की जा सकती है, जिसमें हम कहते हैं सोलर हाउस प्लेटिंग और दूसरा सोलर सेल्स। ये दोनों भी काबिले तजदीद ज़राए में आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके इनका तफसील से मुताला करते हैं कि इन एनर्जी के ज़राए से हम किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सूरज से एनर्जी को हम मज़ीद दो तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि सोलर हाउस हीटिंग की शक्ल में और सोलर सेल्स की शक्ल में। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पानी से एनर्जी हम किस तरह से ले सकते हैं।
पानी से एनर्जी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर पानी हरकत कर रहा हो तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, और मैकेनिकल एनर्जी की कौन सी किस्म होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? किसी जिस्म में उसकी हरकत या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, और अगर पानी हरकत कर रहा है तो उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब स्टूडेंट्स, पानी से एनर्जी हासिल करने के लिए जो एक आम तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है डैम बना के। किसी मुनासिब जगह पे अगर डैम बना लिया जाए तो वहाँ पे पानी को ज़ख़ीरा करके मुख्तलिफ़ शक्लों में उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले हम उस ज़ख़ीरा किए गए पानी से टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे आबपाशी के सिस्टम में भी ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा ये डैम जो है ये सैलाबी जो नुकसानात हैं उससे भी बचा सकता है, यानी कि सैलाब की शक्ल में जो पानी आ रहा है उसे अगर हम डैम में ज़ख़ीरा कर लें तो वह ना सिर्फ हमें नुकसान से बचाएगा बल्कि आगे मुस्तकबिल में भी हमारे काम आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम चलते हैं सूरज से एनर्जी हम किस तरह से ले सकते हैं। हम बात करते हैं सूरज से एनर्जी की। स्टूडेंट्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि सूरज दिन के टाइम हमें रोशनी भी मुहैया करता है और हीट एनर्जी भी मुहैया करता है। दरख्त सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सूरज की एनर्जी इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब स्टूडेंट्स, एक तो दरख्त इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और हमें खुराक देते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिला वास्ता या बिल वास्ता हम सूरज से एनर्जी को खुराक की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसको मज़ीद दो तरीक़ों से और इस्तेमाल किया जा सकता है। एक है सोलर हाउस हीटिंग और दूसरा है सोलर सेल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर हाउस हीटिंग क्या है। ये पूरा निज़ाम सोलर हाउस हीटिंग का है, जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास ग्लास कोर है। स्टूडेंट्स, इस निज़ाम को एक छत के ऊपर लगाया जाता है। ये अगर हमारे पास एक छत है, इसके ऊपर एक ग्लास कोर और ये हमारे पास नीचे इसके एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो ट्यूब्स हैं हमारे पास ये कॉपर ट्यूबिंग इसे हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, सूरज से आने वाली जो रेज होती हैं सूरज की एनर्जी ग्लास कोर इसे इस्तेमाल करता है और कॉपर ट्यूबिंग में मौजूद जो पानी है उसे हीट अप करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास एक पंप है जो इस पानी को इन ट्यूब्स के अंदर से गुजार कर दोबारा से वहीं लेके जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसका निज़ाम समझते हैं कि किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सूरज से आने वाली एनर्जी हीट एनर्जी की शक्ल में तब्दील होती है, और वो हीट एनर्जी जो है हमारे पास वो कॉपर ट्यूबिंग में मौजूद पानी को गर्म करती है, यानी कि सूरज की एनर्जी थर्मल एनर्जी में तब्दील हो गई। अब इसके बाद यहाँ से ये गर्म पानी इन ट्यूब्स में दाखिल होगा और इस तरह से होता हुआ इस पंप के मदद से दोबारा से वहीं चला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक और निज़ाम समझते हैं। यहाँ से ठंडा पानी दाखिल किया जाएगा, और ये जो ठंडा पानी है ये इस हीट एनर्जी को, जो ये कॉपर ट्यूब्स के ज़रिए से पानी आ रहा है, इस हीट एनर्जी को जज़ब करेगा और ये गर्म पानी यहाँ से नल से बाहर निकल जाएगा। ये जो गर्म पानी है स्टूडेंट्स, इसे हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सारे निज़ाम में अगर हम देखें, सबसे पहले सूरज से एनर्जी आई, उसने इन ट्यूब्स में मौजूद पानी को गर्म किया,
और ये पानी इन पाइप्स की लाइन से होता हुआ वापस से कॉपर ट्यूब्स में चला जाता है। यहाँ से हम ठंडा पानी दाखिल करते हैं। ये ठंडा पानी इस गर्म पानी की एनर्जी को जज़ब करता है और इस गर्म पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस सोलर हाउस हीटिंग के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा उसे हम कहते हैं कलेक्टर। जी तो स्टूडेंट्स, ये सोलर हाउस हीटिंग को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहला हिस्सा जो हमारे पास है वो है कलेक्टर। इस कलेक्टर का क्या काम है? ये सूरज से आने वाली एनर्जी को कलेक्ट करता है और उसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा है स्टोरेज डिवाइस। स्टूडेंट्स, स्टोरेज डिवाइस का क्या काम है? ये उस कलेक्ट की गई एनर्जी को स्टोर करता है जो कि हम देखते हैं कि पानी को गर्म करने की शक्ल में इस्तेमाल होती है। उसके बाद तीसरा जो हिस्सा है सोलर हाउस हीटिंग का वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ये वो तकसीम करने का सारा अमल है जो कि हम इसमें देखते हैं। यानी कि यहाँ से पानी गर्म आता है और ये ठंडा पानी इस गर्म पानी से एनर्जी जज़ब करके इस नल के ज़रिए से निकल जाता है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसे हम देखते हैं कि सूरज से आने वाली एनर्जी किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होके एनर्जी को मुख्तलिफ फॉर्म्स में तब्दील करती है। ये तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था सोलर हाउस हीटिंग। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सोलर सेल्स। सूरज से आने वाली एनर्जी को हम मज़ीद सोलर सेल्स की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, सोलर सेल्स क्या होता है? हमारे पास सिलिकॉन की वेफर को इस्तेमाल किया जाता है और उससे सोलर सेल्स बनाए जाते हैं, जिसे एक सोलर सेल को हम फोटो सेल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, उसका काम क्या है? वो सूरज से आने वाली एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है। हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल अभी कुछ अरसे से शुरू हुआ है और आपने देखा होगा कि घरों में भी सोलर सेल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं घर की एनर्जी पूरी करने के लिए, और इसके अलावा दफातर में भी और टेलीफोन बूथ्स वगैरह में भी सोलर सेल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास खला में जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं उनकी एनर्जी का जो इन्हिसार है वो भी ज़्यादातर सोलर सेल्स पे ही होता है। और इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में घड़ियों में और कैलकुलेटर्स में भी सोलर सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको एनर्जी मुहैया करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सूरज से एनर्जी एक तो हम डेली ज़िंदगी में जो लेते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसके अलावा इसको मज़ीद 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। वो सोलर सेल्स की शक्ल में था और दूसरा सोलर हाउस हीटिंग की शक्ल में था। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं विंड एनर्जी की तरफ। नाम से जाहिर है चलती हुई हवा को स्टूडेंट्स हम विंड कहते हैं। यानी कि अगर हम चलती हुई हवा की एनर्जी को इस्तेमाल करें तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? विंड एनर्जी। और विंड एनर्जी को अगर हम देखें तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हवा हरकत में है तो उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, विंड एनर्जी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, विंड मिल्स को इस्तेमाल करके हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अमेरिका में तकरीबन 1300 मेगावाट तक एक दिन में विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल की जा रही है। और इसके अलावा यूरोप में भी तकरीबन 1000 मेगावाट तक रोज़ाना की बुनियाद पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल की जा रही है। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी विंड मिल्स को मिला के विंड टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है।
जियोथर्मल एनर्जी स्टूडेंट्स वो एनर्जी है जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है, और देखते हैं वो किस शक्ल में होती है। स्टूडेंट्स, ज़मीन की तह के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए वहाँ पे ज़मीन का वो हिस्सा पिघल जाता है, और उस पिघले हुए हिस्से को हम मैग्मा कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर उस मैग्मा के करीब कोई पानी का ज़ख़ीरा हो तो वो पानी का ज़ख़ीरा जो है वो हीट एनर्जी जज़ब करना शुरू करेगा और बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब वो मैग्मा की शक्ल में जो एनर्जी ज़मीन के अंदर मौजूद है स्टूडेंट्स, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं, और इसके अलावा वो एनर्जी और भी मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल हो सकती है। स्टूडेंट्स, जियोथर्मल एनर्जी में हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ज़मीन की तह के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्मा होता है, और अगर इसके करीब कहीं पानी का ज़ख़ीरा हो तो पानी भाप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे किया क्या जाता है, एक जियोथर्मल कंवा बनाया जाता है जिसके ज़रिए से पाइप्स दाखिल किए जाते हैं, और जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ज़मीन में पानी दाखिल किया जाएगा और यहाँ से अखराज किया जाएगा। अगर देखें यहाँ से ठंडा पानी जब दाखिल करेंगे स्टूडेंट्स, तो नीचे मौजूद जो पानी है उसकी हीट एनर्जी ये ठंडा पानी जज़ब करेगा और बुखारात की शक्ल में बाहर निकलेगा। स्टूडेंट्स, इन बुखारात को हम टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी दिगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये थी जियोथर्मल एनर्जी। हमने देखा कि जियोथर्मल एनर्जी को हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब हम चलते हैं बायोमास एनर्जी की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं बायोमास एनर्जी होती क्या है। स्टूडेंट्स, ये वो एनर्जी है जो हम जानवरों और पौधों के बकियात और फजले से हासिल करते हैं। यानी कि अगर हम जानवरों के फजले को इस्तेमाल करें तो हम बायोमास एनर्जी हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारी जगहों में फॉरेस्ट वेस्ट को इस्तेमाल करके, यानी कि दरख्तों के छिलकों और लकड़ी को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल की जा रही है, और इसी तरह अगर जानवरों और पौधों के बकियात को हम इस्तेमाल करें तो उनसे बायोमास एनर्जी हासिल की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इस अमल के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस खारिज होती है। ये जो मीथेन गैस है इसको जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। यानी कि बायोमास एनर्जी की जो शक्ल है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एनर्जी के ज़राए में काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद दो बड़े ज़राए थे। इसको हमने मज़ीद तकसीम किया। हमने देखा दो तरह के नाकाबिल तजदीद ज़राए हैं, फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स। स्टूडेंट्स, इनकी तफसील हम हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि काबिल तजदीद ज़राए कौन कौन से होते हैं और तफसील से उनका मुताला किया। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनर्जी के वो ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, और इन एनर्जी की मुख्तलिफ़ शक्लों को इस्तेमाल करके दूसरी शक्लों में तब्दील किया जा सकता है और हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने एनर्जी के बड़े ज़राए के मुतल्लिक़ पढ़ा। हमने देखा कि एनर्जी के कौन कौन से बड़े ज़राए हैं, उसमें हमने काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद दो बड़े ज़राए देखे और उनके मुतल्लिक़ पढ़ा। जी तो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।